हाय फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है हिंदी में और मुझे लगा कि ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आगे भी कई सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा ये हमारे यूट्यूब चैनल में पोस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले बहुत सारी वीडियोस पहले बन चुकी है। मुझे पता नहीं कितने यूज़र्स इन वीडियोस का, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके ये वीडियोस बनाई गई है। और अगर एक यूज़र को अगर एयरस्वैप इकोसिस्टम को ढंग से समझ के उसको यूज़ करना है, क्योंकि देखिए एक अलग तरीका है लॉगिन करने का। एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब पे हम लोग काम कर रहे हैं और थोड़ा तो फ़र्क है। और अगर हम कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ नई चीज़ सीखेंगे नहीं, तो फिर हम नई चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करेंगे जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। हालाँकि काफ़ी देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है, पर इतनी डिफ़िकल्ट है नहीं। और ऑनेस्टली मैं भी कई साल अवॉइड करता रहा वॉलेट्स यूज़ करने के लिए, बट मुझे बाद में समझ में आया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं शेयर करना चाहूँगा कि बहुत ही सिंपल चीज़ है, कैसे करके यूज़ करते हैं, बट ओनली चीज़ कि आपको इस पे थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो हमारे सामने एयरस्वैप लाइव खुला हुआ है, जो कि सिंगल साइन इन है। मतलब अगर आपके पास एक वॉलेट है, तो आप इस एक वॉलेट के द्वारा पूरे एयरस्वैप के इकोसिस्टम के अंदर जो तमाम दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप उनको लॉगिन कर सकते हो और आपको बार-बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी को सपोर्ट करने के लिए हमारा वनडैप एप्लीकेशन भी है, ऊपर इसका लिंक दिया हुआ है। वनडैप एप्लीकेशन अभी भी हम उस पे काम कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स इस वक़्त एक्टिव हैं। जो-जो प्लेटफ़ॉर्म एक्टिव हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स उसमें एक्टिव हैं इस वक़्त। जब आप ऐप को खोलेंगे और ऐप के अंदर सब ऐप में जाएँगे, वो अपने आप ही बता देगा आपको कि ये वाली चीज़ अभी डेवलपमेंट मोड पे है, ये एक्टिव है। सो एनीवे अभी हम बात कर रहे हैं मर्कल स्वैप की आज, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टाइम एलाइ में रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? तो मेरे पास 3 ऑप्शन है विथड्रॉल करने के। पहला ऑप्शन है मेरे पास लिक्विड में मैं विथड्रॉ करूँ और दूसरा ऑप्शन है कि मैं उसको डब्ल्यूईएस रैप्ड एयरस्वैप, जो कि ईएस है, बट एक बंडल में आते हैं, राइट? जिनको स्टेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप फ्यूचर में स्टेकिंग करने वाले हैं, तो और या फिर स्टेकिंग सेल करने वाले हैं, तो अगर आप डब्ल्यूईएस अपने पास ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि हर डब्ल्यूईएस की सेल लॉगिन करने पर सेल इन द सेंस एक न्यू स्टेक्स अगर आप लॉगिन करते हैं, राइट? कोई भी कर सकता है। आपके रेफरेंस से अगर आप लॉगिन करते हैं, तो आपको डे स्वैपर से अपने आप उस पे इंसेंटिव भी आ जाता है। तो इसलिए डब्ल्यूईएस भी कुछ लोग विथड्रॉ करते हैं, कुछ लोग लिक्विड में ही विथड्रॉ करना चाहते हैं और कुछ लोग स्टेक्स में विथड्रॉ करते हैं। और सबके ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो स्टेक्स में विथड्रॉ करने का होता है, क्योंकि उससे आपकी लोन लिमिट 225% बढ़ जाती है। और अगर आप डब्ल्यूईएस में विथड्रॉ करते हैं, तो आपकी लोन लिमिट 100% बढ़ जाती है। मतलब आपको डब्ल्यूईएस तो मिल ही जाते हैं, प्लस आपको एक लोन की एडिशनल 100, मतलब अगर आपने 100 विथड्रॉ किए, तो 100 की ही आपको लोन लिमिट भी मिल गई और 100 आपने विथड्रॉ भी कर लिए, तो आपको ऑलमोस्ट डबल बेनिफिट हो गया। और अगर आप स्टेक्स में विथड्रॉ करते हैं, तो आपको 225% आ जाता है। मतलब आपने जो विथड्रॉ किए, वो स्टेक्स में आपके पास आए, प्लस आपकी लोन की लिमिट जितना आपने विथड्रॉ किया, उसका 225% आपका लोन का लिमिट भी बढ़ जाता है। तो तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद है, और जो भी एयरस्वैप में एक्चुअली ग्रो करना चाहता है, ग्रो कर सकता है। जैसा कि हम शुरू से ही बात करते हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो एडॉप्ट, राइट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडॉप्ट होगी, और अभी हम इसके एक इनिशियल कर्व में, राइट? जहाँ पे इनिशियल लोग आ रहे हैं, राइट? और इनिशियल लोग सिर्फ 2% होते हैं। तो अभी जितने भी यूज़र्स हैं, आप कह सकते हैं वो फर्स्ट 1% 2% वाला क्राउड है। कि फॉर एग्जांपल सबसे पॉपुलर जो टोकन्स हैं मार्केट में इस वक़्त, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, इथेरियम है, या और भी कई टोकन्स हैं, आपको उनके नाम बताऊँ। सो ये टोकन्स को पॉपुलर होने में टाइम लगा, बट पॉपुलर होने के बाद आज इन दोनों के नाम तो आपने सुने ही हैं। तो इस साल आपने बिटकॉइन से क्या खरीदा, राइट? आपने इथेरियम से क्या खरीदा, राइट? सो कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करके क्या खरीदा, राइट? सो एक्चुअली में इनकी कुछ यूटिलिटी नहीं है। एयरस्वैप का पूरा फोकस एक यूटिलिटी क्रिएशन में है। जो भी कुछ आप एक डिजिटली आप खरीदना चाहते हैं, वो आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बट पीयर टू पीयर सेल कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे के बीच में आप पीयर टू पीयर कर सकते हैं, कोई मिडलमैन नहीं है इसके अंदर। सो बेसिकली हम एक ऐसी एप्लीकेशन, एयरस्वैप लाइव एक ऐसी एप्लीकेशन है
जो जैसे-जैसे एडॉप्शन बढ़ेगी, जैसे आपने बिटकॉइन के बारे में सुना है, पर आपने बिटकॉइन से कुछ नहीं खरीदा, आपने इथेरियम से भी कुछ नहीं खरीदा, राइट? बट कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब आप इनसे कुछ शायद कुछ खरीद रहे हो। जैसे अभी रिसेंटली टेस्ला ने अनाउंस किया कि आप बिटकॉइन से टेस्ला खरीद सकते हैं और नीचे लिखने लग गए लोग कि नहीं, नहीं, नहीं बिटकॉइन मत देना टेस्ला खरीदने के लिए, राइट? सो लोगों की अपनी-अपनी परसेप्शन है, अपने-अपने दिमाग में अपनी-अपनी वैल्यू है हर एक टोकन के बारे में। सो जब इसकी एडॉप्शन शुरू होगी, क्रिप्टो की या ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स की एडॉप्शन शुरू होगी, तो कई सारे सवाल कई सारे चैलेंजेस, कई सारी मुश्किलें सामने आनी शुरू हो जाएँगी, राइट? और एरसवैप एक ऐसे सॉल्यूशन पे काम कर रहा है जो बिटकॉइन में जो-जो इश्यूज़ हैं, राइट? या इथेरियम में जो इश्यूज़ हैं, राइट? वो एक क्रिप्टो करेंसी है बट हम एक यूटिलिटी टोकन है, तो बहुत फ़र्क है। तो हम एक्चुअली यूटिलिटी बना रहे हैं, तो आप बहुत सैकड़ों प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे इस पे एरसवैप इकोसिस्टम के अंदर, जहाँ पे आप एरसवैप से कोई चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी के साथ पीयर टू पीयर डायरेक्टली, जैसे कि हम बाज़ार में किसी के साथ हम सब्ज़ी खरीदते हैं या किसी के अपने फ्रेंड के साथ लेन-देन करते हैं ऑन अ पीयर टू पीयर बेसिस विदाउट एनी थर्ड पार्टी। तो उस तरह से आप इसमें यूज़ कर पाएँगे। तो अभी तो बिटकॉइन की एडॉप्शन ही 1% नहीं है, राइट? 1% लोगों के पास बिटकॉइन नहीं है, अगर है भी तो उसने बिटकॉइन से कुछ सर्विसेज़ तो उपलब्ध अभी तक इस्तेमाल नहीं करी है और इथेरियम से भी कोई सर्विसेज़ का उसने इस्तेमाल नहीं किया। बट एरासाव एक ऐसी चीज़ पे काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ की तरफ जा रहा है, जो कि कुछ सर्विसेज़ और यूटिलिटीज़ को पीयर टू पीयर लेवल पे एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। मतलब उससे काफ़ी एडवांस्ड लेवल पे है और जो फीचर्स आज की डेट में इथेरियम या बिटकॉइन या कई टोकन्स प्रोवाइड करते हैं, वो सारे फीचर्स इसके अंदर होना बहुत ही स्वाभाविक है और वो सारे फीचर्स इसमें हैं, पर इसमें 10 और ऐसी चीज़ें हैं जैसे ट्रांज़ैक्शन की कॉस्ट, बहुत सारी और चीज़ें, ट्रांज़ैक्शन की स्पीड, जिसकी वजह से अगर सच में एडॉप्शन होगी, तो कोई भी समझदार आदमी, मतलब मैं आपको 4 गाड़ियाँ देता हूँ, बोलता हूँ भाई ये 20 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी, ये 40 घंटे, ये 60 की स्पीड से, और आप हो सकता है 20 वाली ले लो, राइट? बट हम इसको उस लेवल पे बना रहे हैं कि ये बैटरी पावर्ड है तो 80 घंटे की स्पीड से भी जा सकती है। तो इसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। सो आज मेन फ़ोकस हम करते हैं मर्कल स्वैप के ऊपर और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे वीडियोज़ बने हुए हैं। ये सामने मेरे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे यूट्यूब चैनल के ऊपर एरा स्वैप के और इसमें आप देख सकते हैं, तो मैंने क्लिक किया है। ये देखिए जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो ये एरा स्वैप का चैनल खुल गया है आपके सामने और इस पे एरा स्वैप पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि आप सच में अंदर हैं। इस वक़्त मैं तो एरा स्वैप के चैनल के अंदर ही हूँ इस वक़्त। और ये देखिए प्लेलिस्ट है यहाँ पर और प्लेलिस्ट में मैं थर्ड होम के बाद वीडियो, वीडियोज़ के बाद प्लेलिस्ट और यहाँ पे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम दिए हुए हैं। जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप एयरसेप का यूज़ करना चाहते हैं, तो हो सकता है उसमें कोई इंग्लिश या हिंदी में कोई वीडियो, कोई ट्यूटोरियल आपके लिए अवेलेबल होगा कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया इसमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद आप आपके लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ बन जाती है। पर शुरू में कुछ टाइम आपको क्योंकि आपके लिए यूजुअल तरीका नहीं है। जो आदत है हमें, जैसे आप बिना सोचे गाड़ी चला रहे होते हैं बिकॉज़ एक टाइम पे हमने फ़ोकस किया था, वैसे ही आप इसको उस लेवल पे तब इसको यूज़ कर पा रहे होंगे जब आप इसमें रेगुलरली विज़िट करते हैं। तो कई लोग इस ऐप को या इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं और कम्युनिटी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, बट वो फ्रीक्वेंटली हमारे इकोसिस्टम में विज़िट नहीं करते, तो उनको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उनको ये कई बारी समझ में नहीं आता। तो आपको अगर कभी भी मन करे कि यार मेरे को थोड़ी और नॉलेज लेनी है, तो प्लीज़ आप इस चैनल्स पे आके ये बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं। तो आज मैं मर्कल स्वैप पे हिंदी में बोलने वाला हूँ। तो पहले हम चेक करते हैं मर्कल स्वैप में कोई वीडियो अवेलेबल है क्या यहाँ पर? तो मैं सर्च करता हूँ, इसमें मर्कल स्वैप डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मर्कल स्वैप का एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे पोस्टेड है। करीब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 2 महीने पहले पोस्टेड है और 43 मिनट्स का है, तो काफ़ी एलैबोरेटेड वीडियो है और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इस पे लिखा हुआ है कि ये वीडियो कैसे करके टोकन्स ट्रांसफ़र करने हैं, उसके ऊपर बना हुआ है और ये इंग्लिश में वीडियो है। तो जिनको इंग्लिश समझ में आती है, ज़्यादा बेटर या फिर दोनों समझना चाहते हैं, वो इंग्लिश में भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल आप ये वाला वीडियो ट्राई कीजिए, जो मैं हिंदी में अटेम्प्ट कर रहा हूँ और होपफुली आपको वो समझ में आए कि मर्कल स्वैप कैसे करते हैं। मर्कल स्वैप की इम्पोर्टेंस क्या है? लेट्स गो बैक टू एयरस्वैप लाइव। तो मैं एयरस्वैप लाइव पे वापस जाता हूँ और सबसे पहला मेरा काम है कि मैं एयरस्वैप लाइव पे अपने आप को लॉगिन कर लूँ
क्योंकि पहले मैं देखूं कि मेरे पास क्या कुछ स्टेक्स आए हुए हैं और क्या मेरे पास लिमिट्स हैं विड्रॉ करने की। तो मैं सबसे पहले लोड वॉलेट कर रहा हूँ। लॉगिन का सेम तरीका है RSF लाइफ में, जैसा आप हमेशा करते आ रहे हैं। तो मैं यहाँ चूज फाइल कर रहा हूँ। पासवर्ड डाल दिया मैंने। और मैं इंतजार कर रहा हूँ वेरीफाई होने के लिए कि मैं जिस वॉलेट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, क्या मैं ही उसका ओनर हूँ, और मैं कंफर्म हूँ और मेरी एंट्री हो चुकी है। और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल बार, यहाँ पर एक्सपैंड प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिसमें मैं जाकर जो भी प्लेटफॉर्म मैं यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, जो प्लेटफॉर्म्स एक्टिव हैं, राइट। और उनकी वीडियोस देख के मैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका समझ सकता हूँ। तो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टाइम अलाई, सो हम आज टाइम अलाई पे चलते हैं। मैं टाइम एलाई की जगह सीधे मर्कल स्वैप से भी स्टार्ट कर सकता था ये वीडियो, पर मैंने ये टाइम एलाई से इसलिए स्टार्ट किया कि ज्यादातर लोग जो विड्रॉ करने की सोच रहे होंगे, उनके पास टाइम एलाई में रिवॉर्ड्स आए होंगे और वो उन रिवॉर्ड्स को विड्रॉ करना चाहते होंगे। तो इसलिए मैं टाइम एलाई में ही लेके जा रहा हूँ सबसे पहले। तो टाइम एलाई में आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, पेट, ओल्ड, न्यू, टीएस गैप, कई सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्टेकिंग्स की, जो कि टाइम एलाई वन लाइफ टाइम में है। सो मैंने अपने वॉलेट से लॉगिन कर रखा है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेकिंग अमाउंट है, उसके ऊपर इस टाइम लिमिट 0 दिख रही है क्योंकि मैंने शायद विड्रॉ ही नहीं किया है। और ये मेरा एंड है टेन्योर, और ये टाइम स्टैम्प है। और अब मैं इस पे एक्शन लेता हूँ। सो ये मेरी स्टेकिंग की सारी डिटेल्स खुल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेंट ओनर मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा वॉलेट एड्रेस लिखा हुआ है, NRT मंथ लिखा हुआ है, जब स्टार्ट हुआ था तीसरे महीने स्टार्ट हुआ था, 23वें महीने मेरा कॉन्ट्रैक्ट इलैप्स हो जाएगा। मींस मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बताना पड़ेगा कि मुझे कंटिन्यू करना है। अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो मुझे एक एक्सटेंड का बटन है, ये देखिए नीचे, इस एक्सटेंड के बटन को दबाना है। मुझे 23 महीने से पहले कभी, जब तक ये 23 महीना बाकी है तब तक मैं कभी भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये देखिए नीचे एक्सटेंड, और यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, जिसको आप सावधानी से पढ़िए। जो भी चीज लिखी है, कोई भी चीज बेकार में नहीं लिखी है, तो इट्स इम्पोर्टेंट, तो आप उसको पढ़ लें। समय की कमी की वजह से मैं थोड़ा फास्ट लेके जा रहा हूँ आपको इसके ऊपर अभी। तो मैं अपनी स्टेकिंग को एक्सटेंड कर देता हूँ, राइट। तो मैंने अपनी स्टेकिंग एक्सटेंड करने की कोशिश करी यहाँ पर, और आइडियली मेरे को शायद एक एरर आना चाहिए क्योंकि मेरी स्टेकिंग ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। ओके, मेरी ये स्टेकिंग एक्सटेंडेड नहीं है, तो इसलिए अब ये स्टेकिंग मेरी एक्सटेंड हो गई है। तो इसके साथ अब मेरी स्टेकिंग एक्सटेंड हो चुकी है, और मेरे को हर 12 महीने के अंदर आके अपनी स्टेकिंग को एक्सटेंड करते रहना है अगर मुझे इस प्लान में पार्टिसिपेट करना है। अगर मैं स्टेकिंग एक्सटेंड नहीं करूंगा तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये वाली जो कॉन्ट्रैक्ट मेरी है, ये सरेंडर की तरफ चली जाएगी, और जो भी इसकी इस टाइम लिमिट अवेलेबल होगी वो सरेंडर वैल्यू बन के मुझे मिल जाएगी। तो इसलिए मेरे को एक्सटेंड का बटन दबाना है। तो मैं एक्सटेंड का बटन दबाने के बाद भी सरेंडर कर सकता हूँ, बट एक बार एक्सटेंशन का टाइम निकल जाए तो मेरे पास सिर्फ सरेंडर वैल्यू ही बचेगी। इसलिए बेहतर ये है कि मैं एक्सटेंड करता रहूं, और सरेंडर या मुझे कभी भी एग्जिट करना है, फुल प्लान एग्जिट करना है, तो मैं उसको इस टाइम लिमिट के द्वारा एग्जिट कर सकता हूं। तो वो एक सेपरेट वीडियो में फिर से करेंगे, पर ये इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो जो नया अवतार है टाइम अलाई का, बहुत ही जबरदस्त और सॉलिड है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि आपको पहले विड्रॉ करने के लिए इथेरियम पे ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही थी, इथेरियम नेटवर्क पे। अब आप ये ट्रांजैक्शन एलएसएफ नेटवर्क पे कर रहे हैं। सो इथेरियम नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं तो उसके लिए आपके पास इथेरियम होने बहुत जरूरी है। तो फिलहाल टाइम लाइन में अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करने जाऊंगा तो पहले मेरे को इथेरियम चाहिए होते थे, और आज की डेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इथेरियम पे ट्रांजैक्शन करने की कॉस्ट आगे चल के हम देख लेंगे, लगभग लगभग 2000 रुपए इस वक्त की कॉस्ट चल रही है इथेरियम में, अगर हम पे करें तो। और टाइम एलाई से ये एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें कई सारी कमांड्स में खुद देनी है, हमारे अप्रूवल के बगैर ये आगे बढ़ता नहीं है। तो जब हम इतनी सारी कमांड साइन करते हैं, इतनी सारी ट्रांजैक्शन अलाउ करते हैं, साइन अप करते हैं, तो उसमें हमेशा गैस फी लगती है।
तो हो सकता है एक विड्रॉल में ही 6-7 हजार 8 हजार का खर्चा हो जाए। तो इस चीज को समझते हुए उस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन था, हमने इथेरियम से स्टार्ट किया, बट हमने फिर इसको बहुत मेहनत करके आज हमने इसको यहाँ पे ले आए हैं, जहां पर आपको टाइम अलाई ऑपरेट करने के लिए एटलीस्ट इथेरियम की जरूरत नहीं है, और आप एरास्वैप के साथ ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बट एरास्वैप नेटवर्क में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास मिनिमम एक एरास्वैप का बैलेंस होना चाहिए, वरना आपकी ट्रांजैक्शन चाहे वो विड्रॉल की ही हो, चाहे किसी से आपके पास अगर आपको कोई भी कमांड देनी है, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन साइन करनी है, राइट, उसको साइन करना है, तो आपके पास कुछ तो बैलेंस होना ही चाहिए, राइट। तो कम से कम एक एरास्वैप का बैलेंस होना चाहिए। एक एरास्वैप से आप तकरीबन तकरीबन 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, राइट। और एक एरास्वैप की कीमत कुछ भी नहीं है 100 ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो आप मान के चलिए कि ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट फ्री हो गई हैं। तो नीचे देखिए और भी बहुत सारी चीजें लाइनअप है, आप नए वाले कॉन्ट्रैक्ट में टॉप अप कर सकते हैं, एक्सटेंड मैंने आपको बताया, लोन ले सकते हैं, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, आप अपनी इसको कई टुकड़ों में बांट सकते हैं, और बांट कर आप चाहिए तो 10 लोगों को भेज सकते हैं, या अपने पास रख सकते हैं, या कोई एक भेज सकते हैं। आप पूरा का पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रांसफर कर सकते हैं, आप किसी और कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं, राइट। और आप इसमें डेलीगेशन मतलब डेलीगेशन करके किसी नोड को आप माइन भी कर सकते हैं स्वैप, जहां से आपको एडिशनल रिवॉर्ड आते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं ESN POCP रिवॉर्ड्स। तो अगर आपके पास स्टेक्स है और आपने अपने स्टेक्स में आपको कुछ अर्निंग ऑलरेडी आ ही रही होगी एरास्वैप के अंदर, बट अगर आप और अर्निंग चाहते हैं जो कि WES पे माइनिंग के तौर पे आती है, अगर आप वो चाहते हैं तो आप अपने स्टेक्स को डेलीगेट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आपको और जानकारी चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि मैं डेलीगेशन कैसे करूं, मैं इसके ऊपर एक और एक वीडियो प्रेजेंट करूंगा, बट डेलीगेशन की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ध्यान से देखें तो। सो अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर कि आज हमारा मुद्दा है कि मेरे पास रिवॉर्ड्स आए हुए हैं और मैं रिवॉर्ड्स को पहले एक बार विड्रॉ करता हूँ। विड्रॉ करना सभी को आता है, कई वीडियोस बने हुए हैं, बट फिर भी मैं एक बार आपके सामने यहाँ पर विड्रॉ करता हूँ। सो मैं विड्रॉ पे आ गया और मैंने सिलेक्ट कर लिया, मेरा बेनिफिट आया हुआ है 548 एरास्वैप्स का, कुछ 50,000 एरास्वैप की स्टेकिंग थी ये, जिसमें मेरे को 548.793 का कुछ बेनिफिट आया हुआ है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ऊपर देखिए मेरे को ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट अ रिवॉर्ड टाइप। सो यहाँ पे मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मेरे को हमेशा मेरे जो रिटर्न्स आती है, मेरे को जो कुछ एरास्वैप मुझे मिलते हैं स्टेकिंग करने की वजह से, वो कुछ 50% लिक्विड आते हैं और 50% स्टेक्स में आते हैं। सो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि आप 50% लिक्विड और 50% स्टेक लेना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जो 50% लिक्विड था वो आप प्रीपेड में लेना चाहते हैं, और जो स्टेक था वो तो स्टेक में ही आना है, राइट। और तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि आप ना तो लिक्विड ले रहे हैं ना प्रीपेड ले रहे हैं, आप पूरा का पूरा स्टेक में ही लेना चाहते हैं। तो उसमें आप ये वाली ऑप्शन को चुनेंगे और इसको प्रेस करेंगे, तो आपकी जो लोन की लिमिट है 225% बढ़ जाती है जितने अमाउंट की आपने रीस्टेक करी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 एरास्वैप थे जो लिक्विड में मेरे को आए हुए हैं, और 100 एरास्वैप मेरे पास स्टेक्स में आए हुए हैं। अब मेरे पास 100 एरास्वैप का ऑप्शन है कि मैं लिक्विड ले लूं, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं प्रीपेड ले लूं। 100 तो मेरे को स्टेक्स में ही मिलने वाले हैं, बट और 100 जो मेरे पास लिक्विड आए हुए हैं वो मैं प्रीपेड में ले सकता हूँ। अगर मैंने 100 प्रीपेड में ले लिए तो मेरी वो प्रीपेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस अगर मैं वो स्टेक किसी और को देता हूँ, राइट, तो उसपे मेरे को इंसेंटिव भी आएगा डे स्वैपर से और टाइम लाइक क्लब से। प्लस जब मैं ये किसी को देता हूँ तो मेरे को खुद भी एक लोन लिमिट मिल जाती है, जो कि अगर मैं स्टेक अपने पास रखता हूँ तो वो लोन लिमिट मेरे पास पड़ जाती है, अगर मैं किसी और को दे देता हूँ तो उसके तो मेरे पास यहाँ पे 100 एरास्वैप प्रीपेड में मांग लेने से मेरे को 100 प्रीपेड मिल जाते हैं WES वर्जन, रैप्ड एरास्वैप वर्जन, बट साथ ही साथ में मेरे को 100 की इस टाइम लिमिट भी मिलती है। और वहीं पर ही अगर मैं पूरा का पूरा रीस्टेक ले लूं तो मेरे को 100 एरास्वैप की स्टेक्स मिल जाएंगी, प्लस 100 की मेरे को बाय डिफॉल्ट मिल रही थी, तो मेरी 200 की एरास्वैप की स्टेक हो जाएगी। पर मेरी लोन लिमिट जो है वहां पे दिखेगी 225 की, क्योंकि 100 मैंने जो लिक्विड थे वो प्रीपेड में ले लिए, तो उसका 225 मतलब 225 एरास्वैप मेरे वहां पर लोन की लिमिट भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास लिक्विडिटी धीरे धीरे ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम बार बार रीस्टेक, क्योंकि मैं बार बार रीस्टेक क्यों करूंगा, अगर मेरे को लॉन्ग टर्म बिलीफ है एरास्वैप के ऊपर, तो मेरे को सिर्फ इसी चीज पे फोकस होना चाहिए कि मेरे को कितने एरास्वैप कमाने हैं, राइट। सो बेसिकली इस प्रोसीजर से बिना किसी ट्रेडिंग रिस्क के आपके एरास्वैप अपने आप बढ़ते रहते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म में और एरास्वैप बाय डिफॉल्ट अर्न करना चाहते हैं तो आपके पास और स्टेकिंग होनी चाहिए, तो स्टेकिंग बढ़ाने का बेटर ऑप्शन है।
बट दूसरा ऑप्शन की नहीं भाई, मेरे को तो आज लिक्विडिटी चाहिए, और आज हम इस ऑप्शन के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि मुझे लिक्विड, जितने लिक्विड आए हैं मुझे उतने निकालने हैं, जितने स्टेक आए हैं वो स्टेक हो जाए। तो मैं आज इस ऑप्शन को चुनने वाला हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन लोगों का फेवरेट ऑप्शन होता है, तो मैं इसी को चुनता हूँ इस वक्त। सो यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल गेट 50% अमाउंट इन लिक्विड, आपके वॉलेट में आ जाएगा, 50% आपके स्टेक में आ जाएगा। सो मैं ओके कर रहा हूँ, इसको विड्रॉ का बटन दबाता हूँ। सो सक्सेसफुली विड्रॉ हो गया है। अब मैं देख सकता हूँ मेरे पास विड्रॉल आया कि नहीं आया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 274 ES आ चुका है, एक टॉपअप हो चुका है, और 274 ES भी आया है, और 274 का स्टेक भी चला गया मेरे पास। अब मुझे ये 274 निकाल रहे हैं। राइट, सो यहाँ तक सबको क्लियर है, ये आप 10 बारी कर चुके हैं। राइट, 274 टोकन्स मुझे अभी ERC20 में चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी नेटिव एरासेप नेटवर्क में बैठा हूँ, और मेरे को अपने टोकन्स प्रोबिट पे जाकर सेल कर रहे हैं। राइट, जिसके बदले में मुझे हो सकता है USDT या बिटकॉइन, जो भी पेयर में मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, मैं सेल करना चाहता हूँ उसको इस वक्त। तो क्योंकि मुझे सेल करना है और मैं अभी एरासेप नेटवर्क पे बैठा हूँ, तो मुझे अपने टोकन्स इथेरियम नेटवर्क पे चाहिए, क्योंकि प्रोबिट में इथेरियम नेटवर्क के टोकन्स एक्सेप्ट होते हैं। तो मुझे अपने टोकन्स को कन्वर्ट करना है इथेरियम नेटवर्क के अंदर। तो चलते हैं सीधा एक्सप्लोरर के ऊपर चलते हैं। सो एरासेप एक्सप्लोरर, जैसे कि आप एरासेप लाइव की आप जब टॉप पे जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा एरासेप एक्सप्लोरर का बटन है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एरासेप एक्सप्लोरर, एरासेप ब्लॉकचेन की जो इंफॉर्मेशन है वो एक नॉर्मल आदमी के पर्सपेक्टिव से एक प्रेजेंटेशन है। दिस इज नॉट द ब्लॉकचेन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लॉकचेन, जो कि आप समझ सकते हैं एक आसान भाषा में। सो जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट प्लाज्मा बंच। तो लेटेस्ट प्लाज्मा बंच यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन पहले पोस्ट हुआ था। राइट, सो बेसिकली क्या है कि हम चलते हैं मर्कल स्वैप के ऊपर, तो वहां से देखते हैं उस एंगल से। तो ये ऊपर देखिए लिंक है मर्कल स्वैप का, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, और देखिए मेरे सामने ये मर्कल स्वैप का पेज आ गया है। अगर मैं सीधे मर्कल स्वैप पे जाना चाहूँ तो भी जा सकता हूँ। आप गूगल करके मर्कल स्वैप आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। सो अभी हम दोनों चीज करेंगे। तो पहला हम करना चाहते हैं कि हम अपने जो एरासेप नेटवर्क में जो एरासेप टोकन्स है उसको हम इथेरियम में लेके जाना चाहते हैं, ESN टू इथेरियम करना चाहते हैं। राइट, और ये हम ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं? तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, बट क्योंकि हमें डिसेंट्रलाइज बनाना था और हम ये चाहते थे कि लोग खुद अपने हाथ से स्वैप कर सके जब उनकी मर्जी हो। राइट, सो अब आपको एरासेप नेट मेन नेट से अपने टोकन्स को आप इथेरियम मेन नेट पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ES इंटू ईथर करते हैं। तो उसके लिए हमें लोड वॉलेट करना है। हमने लॉगिन इस पे अभी नहीं किया है मर्कल स्वैप में, तो हमें पहले लॉगिन करना है। सो पिछले पेज पे फिर से जाता हूँ एक बारी। सो इसमें आप देखिए 2 बटन है, एक इथेरियम टू ESN है, आप ये कर सकते हैं, और दूसरा आपको एरासेप नेटवर्क से इथेरियम, ये 2 इस पे जा सकते हैं। बट आपकी ये ट्रांजैक्शन कंफर्म तब होगी जब हम बंच सबमिशन करेंगे। ये तीसरा बटन आप देखिए नीचे बंच सबमिशन का है। ESN जब आप बंच सबमिशन करने जाते हैं तो आपको मेटामास्क से लॉगिन करना है। राइट, सो मैं आपके सामने मेटामास्क यूज करूंगा जब मैं बंच सबमिशन करूंगा, क्योंकि इसमें क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन में अप्रूव कर रहा हूँ। जब हम एरास्वैप नेटवर्क से 100 टोकन इथेरियम नेटवर्क पे लेके जाते हैं एरास्वैप के, तो 100 टोकन्स इथेरियम को बताने पड़ते हैं कि 100 टोकन यहाँ पर एरास्वैप नेटवर्क में लॉक हो चुके हैं, और वहां पे 100 टोकन इथेरियम नेटवर्क पे रिलीज हो जाते हैं। तो ये चीज
एरास्वैप नेटवर्क के साथ साथ इथेरियम नेटवर्क को बताना पड़ता है और ये लगातार ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो आप यहाँ पे देखें, अभी तक कई सारे बंचेस हो चुके हैं, हम लास्ट में जाके देखेंगे। तो हम पहले ईएस इनटू ईथर करते हैं इस वक्त, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बैटरी भी लो हो रही है इस वक्त। सो मैं लॉग इन कर रहा हूँ बाय एरास्वैप लाइव, और मेरे सामने भी एरास्वैप लाइव खुलेगा। की स्टोर फाइल यूज कर रहा हूँ लॉग इन करने के लिए। आप भी यही यूज कीजिए, जनरली प्राइवेट की से बेटर है, आसान है, सिंपल है, आपके सिस्टम में रहती है। जैसे भी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी फाइल, बट आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, तो इसमें रिस्क कम है। कोशिश कीजिए यही यूज करने के लिए प्रोसीजर। सो अब मैं लॉग इन हो गया हूँ, मेरा वॉलेट दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं लॉग इन हो चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ एरास्वैप पे, फिर से एरास्वैप पे लेफ्ट टॉप पे मैंने क्लिक किया और ये पेज मेरे सामने दोबारा से खुल गया। और अब मुझे करना है ईएस इनटू ईथर की ट्रांजैक्शन। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास नेटिव बैलेंस मेरा यहाँ पे दिख रहा है, और मेरे पास ऑलरेडी ERC20 बैलेंस भी है और 26,000। ये इसका चाहिए तो आप फोटो ले लीजिएगा या स्क्रीनशॉट रख लीजिए हमेशा, सो दैट आपको पता चले कि आपका बैलेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सो अब मुझे यहाँ पे कुछ ट्रांसफर करके दिखाना है, राइट। सो मैं यहाँ पर कुछ 274 टोकन जो मैंने अभी आपके सामने विड्रॉ किए थे अपने टाइम अलाइक कॉन्ट्रैक्ट से, मैं उसको ERC20 में कन्वर्ट करता हूँ। सो मैंने ये डाल दिया है यहाँ पर, और ये बता रहा है कि न्यू बैलेंस लेफ्ट में बता रहा है कि जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका न्यू बैलेंस ये होगा, और राइट में भी आपका न्यू बैलेंस बता रहा है कि ERC20 का इतना बैलेंस हो जाएगा। तो मैं इसको अप्रूव करता हूँ, ट्रांसफर नेटिव टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे पहले अलाउ कर रहा हूँ नेटवर्क को कि वो ये ट्रांसफर करे, राइट। और यहाँ पर मैं इसको फिर से अप्रूव कर रहा हूँ, ट्रांसफर का बटन दबा रहा हूँ, एंड फिर ये मेरे को हैश आ गई है, और इसकी हैश को मुझे सेव करके रखना है, क्योंकि जब मुझे टोकन्स क्लेम करने हैं तो मुझे इस हैश की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ कहीं पर भी, किसी वर्ड फाइल में। तो मैंने वर्ड फाइल खोल लिया आपके सामने, और यहाँ पर मैं वर्ड फाइल में इसको सेव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अंत में अपने टोकन्स क्लेम भी करने हैं। सो दिस इज डन, और यहाँ पर ये आ गया है, टिक मार्क लग गया है ट्रांजैक्शन हैश का, मैंने इसको ओके कर दिया है। थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है। सो ये हैश मेरी यहाँ पे कॉपीड है, राइट। सो अब मैं पहला स्टेप कर चुका हूँ कि मैं अपने टोकन्स को अलाउ कर चुका हूँ कि वो एरास्वैप नेटवर्क से ERC20 में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं आऊंगा फिर से एरास्वैप पे, और मैं इस पेज पे आ चुका हूँ वापस। अब तीसरे बटन को मुझे यूज करना है, जो कि कहता है बंच पोस्ट। तो अब मैं ब्लॉकचेन पे इसको पोस्ट करूंगा, इथेरियम ब्लॉकचेन पे मेरी ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी, और तब मेरा ये ट्रांजैक्शन वहां पे इफेक्टिव होगा जब मैं इसको क्लेम करूंगा। तो पहले मैं बंच को पोस्ट कर देता हूं, क्योंकि हम लगातार बंचेस पोस्ट करते रहते हैं। एरास्वैप नेटवर्क की एक कॉपी इथेरियम पे भी अवेलेबल होती है, सो दैट कि कभी भी ये इसमें किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन ना हो सके, और इसकी एक हमेशा एक कॉपी इथेरियम पे होती है, और इथेरियम को चेंज करना या मैनिपुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये एरास्वैप को और ज्यादा डिसेंट्रलाइज बना देता है, क्योंकि एरास्वैप इथेरियम नेटवर्क के ऊपर एक लेयर है जो इथेरियम की सिक्योरिटी को तो यूज कर ही रहा है, प्लस उसमें बहुत सारी चीजों पे
कुछ नई चीजें करके उसको और सुपरफाइन करके उसको और एनहेंस कर चुका है अपनी परफॉर्मेंस। सो अभी तक हमने इतनी सारी ट्रांजैक्शन करी और हमने देखा कि हमारा कुछ अभी तक इथेरियम नहीं स्पेंड हुआ। और अब हम चलते हैं बंच पोस्ट करने के लिए। हम पहले देखते हैं कि मेटामास्क में किस तरह से मैं लॉग इन कर रहा हूँ। सो मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, एक सेकेंड। और मैं ऑलरेडी यहाँ पर एरास्वैप लाइव से लॉग्ड इन। तो मेरा पहला काम है कि अगर मुझे बंच सबमिशन करना है तो मुझे एरास्वैप लाइव से लॉग आउट करना है। और आप देख सकते हैं लोड वॉलेट आ गया ऊपर और मैं लॉग्ड इन अब नहीं हूँ। अब मैं मेटामास्क से लॉगिन करता हूँ और लोड वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे बंच पोस्ट करना है। तो मैं कनेक्ट टू मेटामास्क कर रहा हूँ। मेटामास्क ओपन हो रहा है। और ये मेरे सामने इंस्ट्रक्शंस आ गई है कि मुझे मेटामास्क में अगर एरास्वैप मेननेट को सिलेक्ट करना है तो कैसे करके करना है। तो अभी जब आपने लॉगिन किया होगा आप इथेरियम मेननेट पे होंगे और आपको यूज करना है एरास्वैप मेननेट। तो इसके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर सामने। तो जैसे ही आप मेटामास्क खोलते हैं तो इथेरियम मेननेट है यहाँ पर और मैं सिलेक्ट करता हूँ ड्रॉप डाउन में। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरे को एरास्वैप अल्फा मेननेट दिख रहा है ऊपर। बट ये क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कस्टम्स में। तो आप अगर पहली बार एरास्वैप नेटिव यूज कर रहे हैं तो आप पहले कस्टम आरपीसी पे जाइए। यहाँ पे नेटवर्क का नाम डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4 पे नेटवर्क का नाम लिखा हुआ है। आप उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आप टाइप कर सकते हैं उसको। अब ये पूछ रहा है न्यू आरपीसी यूआरएल क्या है, तो मैं वो भी डाल देता हूँ। ये वन टाइम सेटिंग है जो मुझे करनी है। तो मैं हर बारी नेटिव को रिकग्नाइज कर पाऊंगा। मेटामास्क भी नेटिव को रिकग्नाइज कर पाएगा, नेटवर्क को भी रिकग्नाइज करेगा। तो ये हर एक को अपने मेटामास्क में एक बारी वन टाइम एक्सरसाइज है जो ये करनी है एरास्वैप नेटवर्क को सिलेक्ट करने की। तो मैं दोबारा से टाइप कर देता हूं, मैंने कॉपी किया था, ये पेज ही बंद हो गया। तो एज इट इज पॉइंट नंबर 4 पे जो लिखा था वो लिख दिया मैंने। पॉइंट नंबर 5 पे लिख दिया चेन आईडी 0x। सो करंट सिंबल आप कोई भी डाल सकते हैं बट ES ही डालें। ईथर स्कैन में ये ऑलरेडी अपडेट हो गया है। माई ईथर वॉलेट पे भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। हमें मेल आया है माई ईथर वॉलेट से कि नेक्स्ट अपडेट में आप सिंबल को ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करेगा। फिलहाल आप मैनुअली ES डाल दीजिए। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर आप डाल सकते हैं eraswap.info। यहाँ पर उसका लिंक यहाँ पे खुला हुआ है, मैं वहां से कॉपी कर लेता हूँ दूसरे पेज पे। मैंने कॉपी कर लिया। एक्चुअली eraswap info लिखना जरूरी नहीं था बट क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कर दे तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज को। ऑप्शनल है। नेटवर्क का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीसी का यूआरएल इंपॉर्टेंट है। चेन आईडी इंपॉर्टेंट है। सिंबल आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली ES दिखने लग जाएगा जब बाई ईथर वॉलेट अपना नेक्स्ट अपडेट करेगा। स्पेलिंग एकदम केयरफुली आराम से लिख लीजिए। जो लिखी हुई है वहां पर वही कॉपी कीजिए।
मैंने इसको सेव कर दिया है। तो इसी तरह आपने भी सेव करना है, और मेरे पास अब मैं एरास्वैप अल्फा मेननेट पे आ चुका हूँ। और सबसे पहले ये पेज जैसे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ है, तो हमें वेट करना है, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है। सो ये बंच पोस्ट आप क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, तो बहुत ही शांत मन से आप करिए, आराम से, जल्दबाजी हो तो मत करिए। मैं ट्रैवल करते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट क्योंकि मैं कई बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं कंफर्टेबल हूँ। सो आप देख सकते हैं कि एरास्वैप नेटवर्क का लास्ट ब्लॉक इथेरियम पे ये वाला चढ़ा था, और अभी लेटेस्ट ब्लॉक ईएसएन का ये चल रहा है, और करीब 48,577 ब्लॉक्स इस वक्त पेंडिंग है। मतलब कि इतने ब्लॉक्स और अभी इथेरियम पे चढ़ने बाकी हैं। और मैं जब ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहा हूँ, तो मैं ये ब्लॉक्स को वहां पे पोस्ट करने जा रहा हूँ, राइट। और ये ब्लॉक्स पीछे से कामी से वेरीफाई होते हैं और वहां से अप्रूव होते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे सिर्फ परमिशन देते हैं और इथेरियम प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि ट्रांजैक्शन हो सके, बाकी कोड अपने आप वर्क करता है। तो अब हम वन सबमिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये बता रहा है कि आपके पास कम से कम बंच पोस्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 0.05 इथेरियम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास इथेरियम है ही नहीं, राइट। और आप सोच रहे हैं कि यार मेरे तो इथेरियम है ही नहीं और आ ही नहीं सकते मेरे पास, तो अब मैं अपने टोकन कैसे निकालूं? फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई और सज्जन आए और उनको जल्दी हो आपसे ज्यादा निकालने की टोकन, तो वो आके बंच पोस्ट करे, और वो उनके पास ये इथर होना चाहिए, और ये कोई भी बंच पोस्ट कर सकता है। और एक बार जब बंच पोस्ट हो जाती है, तो उसका प्रूफ आप जाके सबमिट कर सकते हैं अपनी हैश के साथ, तो आपको आपके टोकन रिलीज हो जाते हैं। सो करेंटली बंच पोस्ट करने के लिए ये सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा अगर आपके पास 0.05 ईथर नहीं है बैलेंस, राइट। तो मेरे पास अभी फॉर्चुनेटली 0.09 ईथर है, तो मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। तो मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, और मेरे सामने ये एक लिस्ट आ गई है पूरी, कि जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला ब्लॉक अगर मैं सिलेक्ट करूंगा, तो उसमें बंच डेप्थ सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही ब्लॉक जाएगा, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद 3 ब्लॉक्स पोस्ट होंगे, 56, 201, 6356 और 59। तो मैं अगर ये सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे 3 ही ब्लॉक पोस्ट होंगे, राइट। 56 और 59 के बीच में 3 का फर्क है। फिर अगर मैं तीसरा वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो वहां पे फर्क आप देखेंगे 63 और 56 का है, तो 63 माइनस 56, तो करीब करीब 7 का डिफरेंस है। पर हमें चाहिए 45,000 ब्लॉक्स हमें फाइनल करने हैं, राइट। तो हम नीचे चलते हैं, और तो यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14, और सिस्टम दिखा रहा है कि 14 तक अलाउड है। उसके बाद आप देख सकते हैं 15 भी है, बट वो कह रहा है कि ये बंच डेप्थ इनसफिशिएंट है, और इसको करने के लिए आपको कई ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, है ना। और आपको काफी टाइम भी लगेगा उन ट्रांजैक्शंस पे, और आपको ईथर भी कई बार खर्च करने पड़ेंगे उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए। तो अभी यहाँ पर जो अलाउड है, 15 तो अलाउड ही नहीं है दिखा रहा है। तो अगर हम 15 डालने की कोशिश करेंगे, तो सिस्टम हैंग होगा और आपकी ट्रांजैक्शन काफी देर तक के लिए अटक सकती है। तो वो रिस्क ना ले। जहाँ पे येलो वाला ये एरिया आपको दिख गया, तो वहां पे आपने सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपने उसको सिलेक्ट किया, तो आपकी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने सिंपल तरीका, जो अलाउड दिख रहा है 14, तो 14 ट्राई करना है। हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं क्या है। एंड ब्लॉक नंबर है 2032739, राइट। और स्टार्ट ब्लॉक है 2016356। मतलब इसके बीच के सारे ब्लॉक्स हम लोग अभी पोस्ट करने वाले हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस अगर हम देखें, तो तकरीबन तकरीबन 14,000 का, 14 साढ़े 14,000 का मुझे फर्क दिख रहा है दोनों के बीच में। तो अब हम ये बटन को जैसे ही अटेम्प्ट करने वाले हैं, सिलेक्ट करेंगे, इस बंच को पोस्ट करेंगे, तो हम 14,000 ब्लॉक्स पोस्ट करने वाले हैं, राइट। वो 14,000 ब्लॉक्स में मेरे से पहले जिसकी भी ट्रांजेक्शन हुई है, वो भी इंक्लूडेड होंगी, और जो अभी तक की हुई होंगी वो भी उसमें इंक्लूड होंगी, इस ब्लॉक नंबर तक। एंड ब्लॉक नंबर लिखा हुआ है, मतलब इस ब्लॉक के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो इस बंच में इंक्लूड नहीं हो रही। तो मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने। हमें ये तभी करना है जब हमें बहुत जल्दी है कि मुझे अभी के अभी टोकन निकालने हैं,
वरना ये ट्रांजैक्शन हर 4-5-6 दिन में कोई ना कोई आके पोस्ट कर ही जाएगा, राइट? तो आप अपना ईथर बचा सकते हैं। बट अगर आपको जल्दी है कि नहीं मुझे अभी के अभी निकलना है, तो आप ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। मैंने इनिशिएट कर दी है और ये अभी सिग्नेचर्स के लिए रिक्वेस्ट गई है कामीज़ को, कामी 1 को सिग्नेचर रिक्वेस्ट चली गई है, कामी 2 को चली गई है। ये वो नोड्स हैं जो सारी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि नेटवर्क में पूरी सहमति है, तो ही अब वो आगे बढ़ेगा। अगर इसमें से किसी भी नोड में अगर सहमति नहीं है ट्रांजैक्शन को लेके, तो ट्रांजैक्शन यहीं पर ही रुक जाएगी और आगे नहीं जाएगी और यहाँ पे एक एरर शो करेगा और आपको री-अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसको बंद करके फिर से आपको री-अटेम्प्ट करना पड़ेगा 1 मिनट, 2 मिनट वेट करने के बाद। तो यहाँ पे आप देखिए सारे कामीज़ ने, तीनों नोड्स ने, जो अभी फाउंडेशन नोड्स चल रहे हैं, उनसे सिग्नेचर आ गए हैं और यहाँ पे वो दिखा रहा है कि सिग्नेचर वेरीफाई हो गए हैं और सिग्नेचर करेक्ट है। और अब ये अरेंज कर रहा है और ब्रांच प्रपोजल उसने रेडी कर दिया है सबमिट करने के लिए। अब ये पूरा पीछे से बैकएंड से ये सारी चीज वर्कआउट हो गई है। कई सारी चीजें हुई हैं इस कुछ सेकंड्स के अंदर जो बैकएंड पे हो गई हैं यूजर सिंप्लीफिकेशन के लिए। मेरा काम है सिर्फ इसको सिलेक्ट करना और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सो नाउ ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे व्यू बंच प्रपोजल कर सकता हूँ। मेरे बंच का प्रपोजल यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, बट मुझे अपनी ट्रांजैक्शन सबमिट करनी है, राइट? तो मैं यहाँ पे आके ट्रांजैक्शन सबमिट करता हूँ और मेरी ट्रांजैक्शन अब इथेरियम नेटवर्क पे जा रही है बंच पोस्ट की, और मैं इसको इथेरियम नेटवर्क पे ईथर स्कैन पे देख सकता हूँ मेरे ट्रांजैक्शन का क्या स्टेटस है। तो वहां जाते हैं, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया और ये खुल गया मेरे सामने और अभी इसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर आपको तीसरी लाइन पे दिख रहा होगा, अभी स्टेटस पेंडिंग है। इथेरियम नेटवर्क पे मैंने फीस भर दी है, फीस कट गई है और इस वक्त करीब करीब कितनी फीस कटी है इस ट्रांजैक्शन के लिए। सो आप देख सकते हैं कि $47 की मैंने फीस पे करी अभी आपके सामने इस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने के लिए इथेरियम नेटवर्क पर। और अगर हम गैस स्टेशन देखें जब तक ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, सो इसमें जाते हैं, एरा स्वैप में चले गए, इस पे क्लिक किया, अब गए ESN टू ईथर जहाँ पे हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन करी थी, राइट? सो यहाँ पर जाके हमें रिज्यूम प्रीवियस करना है। बैलेंस हमारा वही है, हमने देख लिया, कुछ भी अभी हमारे अकाउंट में कोई ERC20 आए नहीं है। और अब हमें चाहिए कि पुराना हैश हम कॉपी करें जो हमें ट्रांजैक्शन के वक्त आया था। ये मैंने सेव कर रखा था, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करके इसको ओके करता हूँ। सो ट्रांजैक्शन इज कंफर्म्ड ऑन एरास्वैप नेटवर्क। तो उन्होंने बताया कि कंफर्म हो चुका है। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टोकन नहीं आए हैं, ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई है, पर टोकन तब आएंगे जब हम प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। सो ये बता रहा है योर ट्रांजैक्शन इज इंक्लूडेड इन ब्लॉक नंबर 20,64,000 जो ब्लॉक नंबर है ESN का। लेटेस्ट bunch of plasma smart contract on Ethereum has last block of this much. Your transaction need to be posted through a bunch proposal. Immediate bunch with highest bunch depth is 15th. This bunch would include your transaction. तो ये अगर मुझे टोकन चाहिए तो मुझे 15 बंच पोस्ट की ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, तब मुझे ये टोकन्स आएंगे। और मैं 15 का बंच ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन 15 में इंक्लूड होगी बोल रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ और अगर कामी अवेलेबल हुए तो आई कैन प्रोसीड, और अगर कामी नॉट अवेलेबल आ गए तो मुझे वापस जाना है। तो ये बोल रहा है कि कामी अवेलेबल है और सिग्नेचर्स भी कामी ने अप्रूव कर दिए हैं, तो मतलब आई कैन प्रोसीड फॉर 15। तो मुझे 2 ट्रांजैक्शन करनी पड़ती 14 की बंच डेप्थ की, क्योंकि 14 परमिसिबल दिख रहा था। पर मैंने एक अटेम्प्ट किया कि क्या 15 में मेरी ट्रांजैक्शन अगर इंक्लूड हो रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पीछे स्क्रीन पे, 15 में मेरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड हो रही है, तो मुझे 15 वाला बंच करना है। और मैंने लकीली 15 ट्राई किया और वो ये एक्सेप्ट हो रहा है, तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 15 को
और ये मुझसे गैस फी पूछ रहा है और ये बता रहा है $46 लगेंगे इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए। तो मेरे पास एटलीस्ट सफिशिएंट इथेरियम बैलेंस होने के साथ साथ मेरे को ये भी देखना चाहिए कि क्या जितने मैं एरसवैप विड्रॉ करना चाहता हूँ, क्या मुझे उसके लिए इतनी बड़ी बंच पोस्ट करने की जरूरत है क्या? अगर आपको लगता है कि हाँ अर्जेंट है, तो यू कैन गो अहेड, एवरीबॉडी कैन गो अहेड, वरना यू कैन वेट जब तक कोई और बंच पोस्ट करता है। अगर कोई कोई ना कोई आके बंच पोस्ट कर सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कोई ना कर रहा हो, बट आपकी ट्रांज़ैक्शन अर्जेंट हो और आपको लगे कि पेंडिंग हो जा रही है, तो आपको इमीडिएट करनी है, तो यू कैन गो अहेड एंड डू द बंच पोस्टिंग। तो एनीबॉडी फ्रॉम द नेटवर्क, फ्रॉम द कम्युनिटी कैन कम एंड डू द बंच सबमिशन। सो अभी ये चल रही है ट्रांज़ैक्शन फी जो कि रिलेटिवली काफ़ी कम है। पिछले 2-3 महीने की एवरेज देखूँ तो स्टैंडर्ड फी भी मैंने 425 तक देखी हुई है। और अभी भी ये कुछ कम नहीं है फीस, $47 काफ़ी अच्छा खासा होता है। सो यहाँ पे मैसेज आ गया है। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ी-सी कम डाल दूँ फीस 125 की, 130 ट्राई कर रहा हूँ तब भी एक्सट्रीमली लो बता रहा है। सो 135 में उसने इसको अभी कुछ कमेंट नहीं किया है, तो 135 ले लेगा, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। 134 भी ले रहा है, तो मैं 134 तो मैंने थोड़ी-सी गैस भी बचा ली, थोड़ी-सी एफर्ट करके। जनरली मैं नहीं बचाता हूँ पर क्योंकि ये एक डेमो सेशन है और कोई इसका पर्पस सिर्फ एजुकेशन है, सॉर्ट ऑफ ट्यूटोरियल है, एक सरल हिंदी भाषा में। सो मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ ट्रांज़ैक्शन को। सो ट्रांज़ैक्शन इज़ सेंट टू इथेरियम नेटवर्क नाउ एंड वी कैन सी द ट्रांज़ैक्शन ऑन इथेरियम नेटवर्क। इथरस्कैन पे चलते हैं। सो ट्रांज़ैक्शन पेंडिंग है, एन एस्टिमेटेड टाइम 2 घंटा बता रहा है और मैंने इसको $42 की फीस दी है। मैं 2 एक ट्रांज़ैक्शन ऑलरेडी आपके सामने 2 ट्रांज़ैक्शन कर चुका हूँ। पहली ट्रांज़ैक्शन में मैंने एक बंच पोस्ट किया, जो कि सक्सेस हो गई, जिसको 25 मिनट 13 सेकंड लग गए ट्रांज़ैक्शन को प्रोसीड होने में। और दूसरी वाली ट्रांज़ैक्शन इसलिए डिक्लाइन हुई क्योंकि मैंने जो एररस्वैप अल्फा मेननेट सिलेक्ट करके ट्रांज़ैक्शन प्रोसीड करी थी, जबकि मुझे इथेरियम मेननेट सिलेक्ट करना चाहिए था। तो इसलिए जब हम बंच पोस्ट करते हैं और जब हमें ईएसएन से इथेरियम पे जाना है, तो हमें ये पक्का होना चाहिए कि हम मेटामास्क में इथेरियम मेननेट पे ही हैं। सो ये ट्रांज़ैक्शन तो 2 घंटे की होगी और 2 घंटे के बाद ये पता चलेगा। तो मैं तब तक 2 घंटे तक रुक जाता हूँ, जब तक ये ट्रांज़ैक्शन 2 घंटे में कन्फर्म होगी और मैं उसके बाद जब ये ट्रांज़ैक्शन, क्योंकि ये इथेरियम की इश्यू है इस वक़्त जो चल रही है, और अगर यही ट्रांज़ैक्शन मैं अगर ईएसएन पे करूँगा, तो बहुत फ़ास्ट हो सकती है। सो ग्रेट, आफ्टर 5 आवर्स 18 मिनट्स एंड 3 सेकंड्स ये ट्रांज़ैक्शन कन्फर्म हो गई है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर और 34 मिनट्स बिफोर, और मैंने इसमें $44 की फीस भरी थी। सो मैंने सिर्फ $4-5 कम किए, तो मेरी ट्रांज़ैक्शन 5 घंटे से ज़्यादा लग गई ट्रांज़ैक्शन होने में, और अगर मैं शायद $5 और दे देता तो भी शायद काफ़ी टाइम लग सकता था। सो दिस इज़ द चैलेंज एंड नाउ अब ये ट्रांज़ैक्शन हो गई है, तो वापस चलते हैं मकल स्वैप पर। और पहले हमने सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हमने सबसे पहले एरोस्वैप नेटवर्क पे ट्रांज़ैक्शन कन्फर्म करी थी, जो कि तुरंत हो गई थी। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट को, जो इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट है उसको परमिशन दी, उसमें हमने टोकन डिपॉज़िट किए, नेटिव टोकन डिपॉज़िट किए। अब वो नेटिव टोकन्स कॉन्ट्रैक्ट के पास एरोस्वैप टोकन्स आ गए हैं, ERC20 एरोस्वैप टोकन आ गए। अब हमें टोकन की ट्रांज़ैक्शन करनी है। अब टोकन हमें अपने वॉलेट में चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को परमिशन मिल गई है एरोस्वैप नेटवर्क से, इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट को परमिशन मिल गई है। अब हम लोग रिज़्यूम प्रीवियस करते हैं और आप देख सकते हैं, 1 सेकंड मैं ब्लॉक भी आपको दिखा देता हूँ कि अभी करंटली पेंडिंग कितना है ब्लॉक। उस ट्रांज़ैक्शन के बाद हमने ट्रांज़ैक्शन जब करी और तब से अभी तक क्या सीन है, क्योंकि जब हमने किया था तब करीब 45,000 ब्लॉक्स पेंडिंग थे
और फिर ये ट्रांज़ैक्शन कन्फर्म हो गई और कन्फर्म होने के बाद अब कितने पेंडिंग है वो हम देखना चाहते हैं 1 मिनट के लिए और हमारी ट्रांज़ैक्शन ऑब्वियसली इंक्लूड हो गई है क्योंकि उसमें लिखा हुआ आया था कि एट द बंच डेप्थ ऑफ 15 इट विल बी कन्फर्म्ड। तो वो वाली 45,000 का जो बैकलॉग था वो निकल गया और उसके बाद ये 6,950 न्यू ब्लॉक्स और आ गए हैं और जो कि नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शंस में। तो अभी तक जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस उस ब्लॉक तक हुई होंगी, वो सारी ट्रांज़ैक्शंस यहाँ पर अब इथेरियम पे बंच पोस्ट हो चुका है। सो अब हम जाते हैं, फीस काफ़ी ज़्यादा है तो तब तक हम एक काम करते हैं कि जब तक हम इसकी फीस थोड़ी डाउन होती है, सो ये मैं इसलिए आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि अगर फीस आपको ज़्यादा लगती है तो यू शुड वेट, राइट? तो इथेरियम नेटवर्क में फीस आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट चल रही है, काफ़ी बढ़ जाती है अचानक से। सो तब तक हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ERC-20 टोकन्स हैं अपने वॉलेट में और हम उसको एरएसएफ नेटवर्क में अगर लेकर आना चाहें नेटिव में, सो ये रहा इथेरियम से एरएसएफ नेटवर्क में आने का बटन। तो हम इसको प्रेस करते हैं। सो ये पूछ रहा है कितने टोकन्स भेजने हैं, तो मैं बोलता हूँ 4 टोकन्स भेजने हैं मुझे। सो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है नया बैलेंस क्या होगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सो अब मैं ट्रांसफर करता हूँ ERC-22 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी हम बेसिकली बंच पोस्ट कर रहे हैं, राइट? इथेरियम की ट्रांजैक्शन को एरएसएफ नेटवर्क में, जैसे अभी हमने इससे पहले एरएसएफ नेटवर्क की ब्लॉक्स और बंचेस को हमने इथेरियम पे पोस्ट किया। अब हम रिवर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ERC-20 से ESN में आना है। तो हम रिवर्स कर रहे हैं और रिवर्स में आप देखिए कि कितनी गैस फी लगती है। अभी मैंने आपके सामने दूसरी जगह पे ट्राई किया, जहाँ पे उसने मुझसे $60 मांगा, राइट? अब मैं इसको एरएसएफ, तो यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस होने वाली है। एक इथेरियम में टोकन की मूवमेंट की ट्रांजैक्शन और दूसरी बंच पोस्ट, दोनों एक साथ होगी। बंच पोस्ट इस बार इथेरियम पे नहीं, इथेरियम से एरएसएफ नेटवर्क पे होने वाली है। तो मैं ट्रांसफर का बटन दबाता हूँ। सो मेटामास्क लोड हो गया है। 4 ईएस की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। तो सबसे स्पेशल बात ये है कि यहाँ पर देखिए $15 की फीस मांग रहा है। क्यों? क्योंकि जो बंच पोस्ट हो रही है वो एरएसएफ नेटवर्क पे हो रही है और एरएसएफ नेटवर्क में जो बंच पोस्ट की जो कॉस्ट है वो एरएसएफ में जाती है और ना के बराबर है। तो अभी ये जो $15 की जो फीस दिखती है, ये सिर्फ टोकन मूवमेंट ERC-20 से नेटिव में आने की मूवमेंट, मतलब अभी ERC-20 से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास चले जाएगा और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फर्दर एरएसएफ नेटिव इशू कर देगा मेरे को। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ। सो मैंने इसको ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर दिया। वेटिंग फॉर ट्रांजैक्शन टू कंफर्म। तो 4 मिनट का एस्टिमेट दिखा रहा है कि 4 मिनट में ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी। मैंने कुछ भी फीस के अंदर मैनिपुलेशन नहीं करी। जितनी फीस मुझसे मांगी गई मैंने उतनी दे दी और ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुकी है। सो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, ट्रांजैक्शन कंफर्म्ड ऑन एरएसएफ नेटवर्क, इथेरियम नेटवर्क, सॉरी। सो अब ये बंच पोस्टिंग शुरू हुई है, ब्लॉक पोस्ट हो रहा है इथेरियम से एरएसएफ नेटवर्क।
सो ब्लॉक पोस्ट हो चुका है, बंच पोस्ट हो चुका है। प्रोसीड टू मर्कल प्रूफ। तो प्रूफ जनरेट करते हैं। प्रूफ इज रेडी टू बी सबमिटेड। सो प्रूफ देख सकते हैं हम सीधे प्रूफ। अब हमने प्रूफ को कॉपी करके रख लिया, हाइड कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। सो ये बता रहा है कि हम गलत नेटवर्क पे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी हमारा जो बंच है वो पोस्ट होने वाला है एररस्वैप मेन नेट पे इथीरियम से। सो इसलिए अब हमें एररस्वैप मेन नेट पे आना है। हम इथीरियम मेन नेट पे हैं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं अल्फा मेन नेट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड अब ये दिखा रहा है कि आई एम ऑन द करेक्ट नेटवर्क एंड आई कैन प्रोसीड फॉर द ट्रांजैक्शन। और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। मेन नेट पे कुछ भी अब देखें तो कुछ भी खास फीस नहीं थी, ऑलमोस्ट 0 फीस पे मैं निकल गया। ट्रांजैक्शन सबमिटेड, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। और ये एररस्वैप नेटवर्क की स्पीड देखिए कि आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुकी है। यू हैव रिसीव टोकन्स फ्रॉम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। चेक करते हैं कि ऐसा सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ERC20 चार कम हो गए और यहाँ पर राइट साइड में मेरे नेटिव चार बढ़ चुके हैं। तो एररस्वैप नेटवर्क में बंच काफी फास्ट हो गया पोस्ट, और मेरे को हार्डली कोई फीस लगी। राइट, जो इनिशियल एक फीस लगती है जो $15 की मैंने पे करी, जहाँ पे मैंने अपनी ERC20 को इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पुश किया और फर्दर उसको एररस्वैप नेटिव टोकन पे लेकर आया। सो इसी के साथ आपने ये ट्रांजैक्शन देख ली है, और मैं दूसरी वाली ट्रांजैक्शन की तरफ जाता हूँ जो उधर पे हम पेंडिंग छोड़ कर आए हैं, जो फाइनल प्रूफ सबमिशन करना था, जहाँ पे $60 की फीस मांग रहा था। और एक बार देख लेते हैं कि फीस कितनी मांग रहा है, वरना थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं फिर से। सो अभी भी फास्ट ट्रांजैक्शन 204 ही दिखा रही है। सो एक बारी दोबारा जाके देखता हूँ पूरा करके कि फीस कितनी चल रही है। सो प्रूफ सबमिट करता हूँ। सो आगे मैं रिज्यूम प्रीवियस कर रहा हूँ। सो मैं ट्रांजैक्शन हैश कॉपी कर ली, ओके कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन कंफर्म है नेटवर्क में, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। ट्रांजैक्शन हो गई है, कंफर्म हो गई है नेटवर्क के ऊपर, बट अभी मुझे प्रूफ सबमिट करना है इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट को। और जैसे ही मैं प्रूफ सबमिट करूंगा वो मेरे वॉलेट को ERC20 दे देगा। तो प्रोसीड टू जनरेट प्रूफ। तो प्रूफ जनरेट करके रेडी है। सुबह थोड़ा और वक्त लगेगा इसको प्रूफ पूरा तैयार करने के लिए। सो हम ये प्रोसेस देख चुके हैं प्रूफ सबमिट करने का। थोड़ी देर बाद ये पूरा प्रूफ रेडी कर देगा, बट इस प्रूफ को आगे ले जाना आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि गैस की, जैसे कि मैंने डिसीजन लिया कि अभी $60 चल रही है, तो जब लगभग $40 हो जाएगी तब मैं ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट करूंगा, तो मैं वेट कर सकता हूँ। सो इसको जनरेट होने देते हैं और देखते हैं उस वक्त एक्चुअल फीस कितनी आती है, एंड एज पर दैट अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे।
सो अभी लग रहा है कि इथर जो गैस है अभी कम हो गई है, कोई कम मांग रहा है। सो अभी हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बट फिर भी अगर हम देखें तो इस रियलिस्टिक सिचुएशन, मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है और इस बीच में जो भी कुछ हुआ है, इथेरियम का चार्ट देखते हैं एक सेकेंड। सो अगर हम देखें यहाँ पर अभी कितना डॉलर्स है, इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये दिखा रहा है मेरे को $2106 दिखा रहा है। चलो, और यहाँ देखते हैं हम एकदम नीचे कि एक साल पहले वो कितने पे था। तो एक साल पहले लगभग लगभग $140-45 का था, लेट्स से ऐसा मान लेते हैं। उससे उससे पहले यहाँ बीच में और भी नीचे आया, बट लेट्स से मतलब 10,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख का, मतलब 15 टाइम्स का फर्क आ गया। तो जो कॉस्ट मैं एक साल पहले जब मैं इथेरियम यूज करता था, मैं अगर वो वाला बंदा हूँ कि एक साल पहले मैं इथेरियम पे ट्रांजैक्शन किया करता था, तो वो ट्रांजैक्शन जो मैं अगर 100 रुपए की करता था तो अब वो 1500 की हो गई। अगर मैं 200 की करता था तो वो 15 टाइम्स, आप सीधे 15 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इतनी इथेरियम पे कॉस्ट बढ़ चुकी है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि 15 टाइम्स बाई चांस एरासेप की प्राइस बढ़ जाए, तो भी एरासेप नेटवर्क के यूजर्स के लिए टोटल कॉस्ट 2 से 3 पैसे के ऊपर नहीं जाएगी कभी। सो दैट इज द बिग थिंग विच एरासेप नेटवर्क हैज अचीव्ड। बट कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज रखने के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ हम कनेक्टेड है, और इसको डिसेंट्रलाइज रखने के लिए इंटरनल नेटवर्क के अंदर ट्रांजैक्शंस आर वेरी फास्ट एंड वेरी एफिशिएंट। मतलब आप काम से काम कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की फिक्र बिना करे। यहाँ पे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की ही फिक्र करनी पड़ रही है, काम तो छोटा सा ही है। सो जाते हैं, अब अपना ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं। हमारे पास प्रूफ सबमिट करने का टाइम आ गया है। सो बैलेंस आपको दिख रहा है सामने, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो मेरे पास ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हैश पड़ी है, आपको याद होगा। एंड यहाँ पे मैं रिज्यूम प्रीवियस कर रहा हूँ, क्योंकि पुरानी ट्रांजैक्शन जो है अब मुझे उसका टोकन क्लेम करना है। तो मैं ट्रांजैक्शन हैश यहाँ पे डालता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर ओके कर दिया अब मैंने। सो ट्रांजैक्शन इज कंफर्म्ड ऑन एरासेप नेटवर्क। ये पहले भी हो चुकी थी, इसकी तो इशू थी नहीं। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ट्रांजैक्शन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। प्रोसीड टू जनरेट प्रूफ, तो प्रूफ जनरेट करते हैं। सो अभी प्रूफ जनरेट होने में कुछ टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से करीब 5 से 6 मिनट ये प्रूफ जनरेट होगा। और बैक एंड में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये सारी रॉ ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन से डाउनलोड हो रही हैं। मतलब प्रूफ इथेरियम ब्लॉकचेन पे जनरेट हो रहा है। तो बहुत सारी कैलकुलेशन चल रही हैं। इस पॉइंट पे जाके डबल स्पेंड होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि 100 एरा स्वैप मेरे पास है, टोटल 100 नेटिव पे। तो जब मेरे पास 100 एरा स्वैप ERC20 इथेरियम पे होंगे, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 मेरे पास नेटिव में भी, राइट। सो अगर मेरे पास 100 नेटिव में है तो 100 एस ERC20 नहीं होंगे। अगर मेरे पास 100 ERC20 है तो मेरे पास नेटिव बैलेंस 0 होगा, राइट। या फिर मतलब जो भी कि 75 वहां है, मतलब टोटल मेरे पास अगर 100 है तो वो 100 चेंज नहीं हो सकता दोनों ब्लॉकचेन के ऊपर, राइट। तो आपके पास टोटल 100 थे, तो आपके पास इधर ऐसा हो सकता है कि 20 उधर है
ERC20 में है, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है, और 80 आपके पास इधर है। दोनों ब्लॉकचेन यहाँ पर प्लाज्मा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड हर एक इंफॉर्मेशन का एक फिंगरप्रिंट समझ लो कि इथेरियम पे होता है, और इथेरियम से वापस वो रिवर्स यहाँ पे भी पोस्ट होता है, जो हम अभी देख चुके हैं कि किस तरह से हम रिवर्स प्लाज्मा करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमें ये वेट करना है, प्रूफ जनरेट हो जाएगा। ट्रांजैक्शंस मिल गई हैं, सारी ट्रांजैक्शंस के बीच में मेरी वाली ट्रांजैक्शन उसको मिल गई है, और अब वो प्रूफ बना रहा है, और उस बंच को भी इंक्लूड कर रहा है जिसमें मेरी ट्रांजैक्शन गई थी। तो इट्स डन नाउ। तो हम सबमिट करते हैं प्रूफ को। सो प्लीज स्विच टू इथेरियम मेननेट इन योर मेटामास्क। तो अभी मैं एरासाप से इथेरियम मेननेट पे दोबारा जाऊंगा। तो यहाँ पे अपने आप इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, क्योंकि कुछ याद नहीं रखना है, बस मेरे पास ईथर होने चाहिए, बॉटम लाइन, इथेरियम प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन करने के लिए। सो अब मैं करेक्ट नेटवर्क में आ गया हूँ, और ये मुझसे 33 डॉलर की स्टैंडर्ड गैस मांग रहा है, और जब हम इससे पहले ट्राई कर रहे थे तब इससे बहुत ज्यादा मांग रहा था, 60 के आसपास मांग रहा था, और 50% कम हो गई है इस वक्त। एंड तो मैं इसको करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। तब तक मैं वो वॉलेट बैलेंस देख लेता हूँ अपना कि क्या है मेरे पास। सो वॉलेट बैलेंस मेरा अभी इंटैक्ट है। वापस जाता हूँ वहां पर। सो जब मैंने बंच पोस्ट करी थी, मैंने अपनी ट्रांजैक्शन, पहले मैंने ESN पे अपनी ट्रांजैक्शन करी, और ESN कॉन्ट्रैक्ट को दिया, और जब उसके बाद मैंने ट्रांजैक्शन करी इथेरियम पे, इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट तक फंड्स पहुंचाने के लिए। अब इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट को मैं प्रूफ सबमिट कर रहा हूँ, और उसको फीस दे रहा हूँ कि वो टोकन मुझे मेरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दे। सो काफी मिनट वेट करने के बाद, करीब 10-11 मिनट वेट करने के बाद, इथेरियम पे ये फाइनली ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई है। हालांकि मैंने जो भी गैस उसने मांगी थी उतनी दे दी थी, बट उसके बाद भी काफी टाइम लग गया था। काफी ज्यादा कंजेशन चल रहा है इथेरियम ट्रांजैक्शन, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसको कि जो कि मोस्ट रेस्पेक्टेड है इस वक्त। सो टोकन्स रिसीव हो गए हैं बता रहा है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं चेक करता हूँ, और दोनों जगह पे चेक करता हूँ।
ईथर स्कैन पे भी चेक करता हूँ, यहाँ पे भी करता हूँ। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, तो मेरा बैलेंस चेंज हो गया है यहाँ पर। तो 274 करीब मेरे पास एडिशनल मेरा स्वैप इसमें आ चुके हैं ERC20। ईथर स्कैन पे देखता हूँ, अपने वॉलेट को ईथर स्कैन पे डाल देता हूँ, क्योंकि अब मैं इथेरियम चेन पे ERC20 यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ये वहाँ पे विजिबल होना चाहिए। और अगर मुझे अदरवाइज अपने नेटिव देखने हैं तो मुझे मेटामास्क से लॉगिन करके अपना RPC में नेटवर्क सेट करना है, अगर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो। और फिर एरास्वैप मेननेट पे आना है, तो मुझे मेरे वो टोकन्स भी दिखेंगे ईथर वॉलेट के ऊपर ही, पर मेटामास्क के थ्रू दिखेंगे। तो ईथर स्कैन में आ गया है, और ये 1 मिनट पहले 274 एरास्वैप मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, राइट। सो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से, बिना किसी थर्ड पार्टी के परमिशन के, मैं खुद अपने नेटिव को एरास्वैप नेटिव से नेटवर्क से लेकर इथेरियम नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ, और इथेरियम नेटवर्क से एरास्वैप नेटिव पे लेके आ सकता हूँ। तो ये हमने इस डेमो के अंदर देखा कि किस तरह से ये चीज हो रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि करेंटली इथेरियम एक बहुत बड़ा एक बॉटलनेक बन चुका है, राइट। और टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, सो हमने बहुत जबरदस्त ये जो हमने ये चीज तैयार करी है, इसमें बहुत जबरदस्त स्पीड और टाइम लगता है। एंड आप देख सकते हो कि जब थोड़ी देर के लिए जब इथेरियम नेटवर्क पे आना पड़ता है, तो पसीने छूट जाते हैं, एंड कितना टाइम लग जाता है, एंड कितनी कॉस्ट आती है। तो अब इमेजिन करिए कि पूरा नेटवर्क अगर इथेरियम ब्लॉकचेन पे हम कंटिन्यू करते जैसे कि हम कर रहे थे पहले फर्स्ट ईयर, तो कितनी बड़ी इशू आ जाती है। दिस इज अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू कि आप विद इन एरास्वैप नेटवर्क आप ऑलमोस्ट फ्री ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज तरीके। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। इससे पहले भी बहुत अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं इसके ऊपर, आप उनको रेफर कर सकते हैं। बट एक मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से, जैसा कुछ मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि बताएं कैसे करके करते हैं, तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू सून।